सो अभी मैंने कुछ स्टैंडर्ड केसेस देखे थे, जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस सी, सर्कल की इक्वेशन देखी मैंने, पैराबोला की इक्वेशन देखी मैंने, ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन देखी मैंने। इन सबके केसेस में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश की। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी जाए, मतलब फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे दी जाए, आपसे पूछा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। कई बार आपको इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है वो भी फॉर्म करनी पड़ सकती है। मान लीजिए मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मैं किसी और तरीके से आपको ये हिंट दूं कि आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फैमिली की मैं हिंट दे रहा हूं। जैसे कि एक सवाल इस तरह कुछ हो सकता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। टचिंग द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस उन सर्कल के लिए क्या होगी, टेंजेंट होगी। एक्स एक्सिस को काट नहीं रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो कि एक्स एक्सिस के लिए को ऑरिजिन पर टच करते हैं, यानी एक्स एक्सिस उनकी टेंजेंट होगी और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, ऑरिजिन होगा। अब इस केस में हमें कोई डायरेक्टली इक्वेशन दी हुई कि किसी इक्वेशन का हमें निकालना है, यानी इस केस में कर्व की इक्वेशन भी हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि अगर कोई सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रहा है, वो ऑरिजिन ही उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो वो सर्कल कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तभी तो एक्स एक्सिस की टेंजेंट बनेगी, ऑरिजिन को टच करेगा यहाँ पे, ठीक है। सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकते हैं। ये सभी सर्कल ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ऑरिजिन पे, इन सबकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑरिजिन। अब ऐसे सर्कल की आपको फैमिली ऑफ कर्व से पता लग गया क्या है, पर इन फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन नहीं पता आपको, वो आपको निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं किसी भी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इफ हम जानते हैं इफ आपका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कॉमा बी हैं और रेडियस यदि आपकी r है, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कोई भी सर्कल ले लीजिए आप, सबके केस में वही बात है। मान लीजिए कोई भी सर्कल ले लीजिए आप, मान लीजिए मैंने ये सर्कल ले लिया, इसका जो सेंटर होगा वो मैंने कुछ वेरिएबल मान लेता हूं, लेट से ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी, ये y एक्सिस पे पॉइंट होगा, सेंटर तो इसका y एक्सिस पे आना है, ये तो श्योर है, सिमेट्री की वजह से सेंटर इसका y एक्सिस पे आएगा। y एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0 कॉमा लेट से मैंने मान लिया a, 0 कॉमा a मान लिया। अगर इसका सेंटर 0 कॉमा a है तो उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस भी हो जाएगी a, यही इसमें ट्रिक है। अगर सेंटर 0 कॉमा a है, मैं ये नहीं बोल रहा कि a पॉजिटिव है, a नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सर्कल नीचे बनेगा तो क्या होगा, a नेगेटिव हो जाएगा, पर जो रेडियस है वो तो फिर भी क्या होगी, मॉड a ही होगी, मॉड a। यानी चाहे ऊपर वाले सर्कल चाहे नीचे बने, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, उसका मैंने सेंटर मान लिया 0 कॉमा a मेरा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अलग अलग एक ही वैल्यू पे क्या आएगा, अलग अलग सर्कल आएंगे, ठीक है। एक ही वैल्यू 1 होगी छोटा सर्कल बनेगा, एक ही वैल्यू 2 होगी तो बड़ा सर्कल बनेगा, 3 होगी और बड़ा सर्कल बनेगा, -1 होगी तो नीचे की तरफ बनेगा, -2 होगी तो और नीचे बनाएगा, बड़ा बनेगा। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कुल मिला के क्या हुआ, एक ही हुआ। और इस केस में आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है a स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है जो आपको फैमिली ऑफ कर्व को दिखाती है। ऑलराइट, इस सवाल में हमें दिया नहीं हुआ था डायरेक्टली ये इक्वेशन, हमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी, तो उस फैमिली के लिए हमें पहले इक्वेशन निकालनी पड़ी। अब इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। तो इस केस में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक है, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका ऑर्डर भी आना चाहिए एक। कैसे करेंगे इसको, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं चाहूं तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूं अभी, जैसे कि इसको यदि मैं एक्सपेंड कर लूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने इसको y माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दिया, इससे क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। और आप यदि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a dy बाई dx। तो यहाँ पे अब आप जानते हैं आपको ऑर्डर अपना इक्वेशन का 1 ही रखना है, तो अगर आप फिर से डिफरेंट करेंगे तो आपका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस केस में हमको a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। और हम ये कहाँ रख सकते हैं, 2a की वैल्यू हमें पता है, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें 2a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई,
तो आपके पास ये 2 से 2 काट सकते हो आप तीनों साइड, और आप देखिए ये बन जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए की वैल्यू रख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू डी वाई बाय। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं जिससे कि वो हम एक फैक्टर बना लेंगे उसका, यानी हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। राइट, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लो इस ब्रैकेट में तो आप लेंगे 2y, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 2y स्क्वायर बराबर x। वाई स्क्वायर में से 2y स्क्वायर गया तो माइनस वाई स्क्वायर बचा, 2y को उधर ले जाइए आप, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ही लिखना है आंसर, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, जैसे भी आप लिखना चाहें, बस ऑर्डर उस केस में 1 होना चाहिए, यानी ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑल्टरनेटली आप देखें, ऑल्टरनेटली हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे बीच में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो देखें 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आया 2a टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिवली हम देख सकते हैं यदि हमारे पास ये इक्वेशन है और हम y को पहले से इधर ले आए, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। ऐसा करना काफी बार फायदेमंद होता है, जिससे कि आपका एक बार में ये वेरिएबल हट जाता है, आपको वेरिएबल सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। तो यदि अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमें करना पड़ेगा यूवी रूल लगा के, यानी वो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इसको करते हैं प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इनका ऑर्डर 1 होता है, डिग्री 1 होती है, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने जो केस देखे थे इससे पहले उसमें क्या था, आपके पास कर्व था, कर्व से आप इक्वेशन निकाल लेते। अब यदि आपके पास इक्वेशंस हो उससे आप फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे निकालेंगे, उसके बहुत अभी तक हमने छोटे मोटे केस देखे थे तो उसमें आप आसानी से खुद ही कर पाते थे। अब अगर कुछ टिपिकल केस हो तो उनको हम कुछ मेथड सीख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। उसमें से सबसे पहला और सिंपल जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy वाली टर्म है उसके साथ y को रखना पड़ेगा और जो dx वाली टर्म है उसके साथ x को रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आता है इस तरीके का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से सम फंक्शन ऑफ y इंटू सम फंक्शन ऑफ x, ऐसा कोई आपके पास कोई टर्म आता है तो इसमें आपको क्या करना है, y वाली टर्म्स को एक साथ रखना है और x वाली टर्म्स को एक साथ रखना है। इसमें आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा dy अपॉन एच वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स। फिर आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेट से मान लीजिए इस 1 अपॉन एच वाई का आपका एंटी डेरिवेटिव आता है कैपिटल एच वाई, लेट से इसका एंटी डेरिवेटिव आता है कैपिटल जी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो इससे जो आंसर आएगा वो होगा आपका सॉल्यूशन कर्व, यानी कहने का मतलब है ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा और इस केस में ये फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत सबसे सिंपल केस है इसका, हालांकि मैं यूज कर चुका हूं, पहले आपको पता नहीं लगा होगा पर मैंने एक बार इसका यूज किया था जब मैंने y को एक तरफ रखा था x को एक तरफ रखा था, y dy इज इक्वल टू x dx आया था। तो इसका नाम है इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके कुछ एग्जांपल में लेता हूं। लेट्स से आपके पास एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा केस लेते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। यहाँ दिया हुआ है आपको कि जो y है वो 2 नहीं हो सकता, y नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इस केस में हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए आप जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें एक फैक्टर है y का, एक फैक्टर है x का। तो यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों टर्म आपकी अलग अलग हो गई, y को तो आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर ही सकते हो। दिक्कत कब आती है, जब आप x के साथ करते हो y के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पे फंक्शन ऑफ y होता है और इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, फंक्शन ऑफ वाई भी विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। अगर हम अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी ये बन जाएगा आपका 2 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस क्या आएगा एक कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और ये कांस्टेंट दोनों एक्चुअली दोनों साइड के इंटीग्रेशन से मिला के आया है। ये चार इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन है, इन चारों से कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, उनका मिला मिलू के ये आपका सी बना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा, इसको आप 2 को आप हटा सकते हो नीचे से, आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल मिला के आपके पास देखिए इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर इधर होगा, वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये हम जानते हैं किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर क्या होगा, -1, 2। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर -1, 2। कैसे कैसे लिखा है मैंने -1, 2, हमने पढ़ा इक्वेशन सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसके इसमें सेंटर क्या होता है -g, -f। अगर 2g की वैल्यू 2 है तो g की वैल्यू क्या हो गई 1, तो -g क्या हो गया -1। 2fy की वैल्यू क्या है 4, तो f की वैल्यू क्या हो गई -2, यानी -f की वैल्यू क्या होगी 2, यानी सेंटर क्या होगा 2। यानी यहां से निकालता हूं मैं सेंटर कहां होगा, और रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी √g² प्लस f² माइनस सी। तो ये बेसिकली फैमिली ऑफ सर्कल है। अब ध्यान रहे यहाँ पे जो ये जो सी है, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सी के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो नया सी लिखा है मैंने, क्या लिखा है एक तरह से, ये पिछले वाले का 2c है, इसको मैं मान लीजिए C1 लिख देता हूँ। C1 बराबर क्या होगा 2c होगा, ये कोई नया कांस्टेंट उससे फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मैं ध्यान देता नहीं हूँ कि मैंने C1 लिखा है या C लिखा है, पर कहने का मतलब एक कांस्टेंट अलग होगा, मतलब ये C की अगर इसको C लिखा है तो उसको 2c लिखना चाहिए मेरे को, 2c को मैंने C1 मान लीजिए लेट से, तो कांस्टेंट है फर्क नहीं पड़ेगा, C है एक वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव आप जानते हो क्या से यूनिक नहीं होते। यानी इस केस में हमारा जो फैमिली ऑफ कर्व्स आया है वो एक्चुअली फैमिली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेंटर तो फिक्स है बट आपका रेडियस फिक्स नहीं है। रेडियस क्या होगा √1² प्लस 2² माइनस C1, ये फॉर्मूला होता है सर्कल का रेडियस निकालने का, √g² प्लस f² माइनस सी। यानी ये कैसे फैमिली हुई, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि सेंटर फिक्स है रेडियस फिक्स नहीं है, यानी फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुई है। पर यदि किसी केस में मान लीजिए आपको पूरी फैमिली नहीं पूछी जाए, आपसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाए, तो जैसा कि इंटीग्रेशन में मैंने बताया था आपको, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी जिससे आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाते हैं, जिससे कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाते हैं। ऐसा एक केस देखते हैं जहां पे आप फैमिली ऑफ कर्व नहीं निकालेंगे बल्कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है। तो एग्जांपल इज कि आपको दिया हुआ इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू -4xy², आपको निकालना है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यदि तुम्हें दिया हुआ है इफ इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब आपको एक कंडीशन दे दी गई, y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी वो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उस केस में, फिर यूनिक हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आप जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, उस फैमिली का एकमात्र एक मेंबर निकालोगे, पूरी फैमिली नहीं निकाल रहे हो उस केस में, क्योंकि आपको फिक्स कर दिया गया। तो इस केस में यदि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखेंगे तो हम वाई वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं, यानी बन जाएगा dy/y² dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। ऑलराइट, ये क्या बन जाएगा आपका, इसको मैं लिख लेता हूं y की पावर -2 इंटू dy, ये हो जाएगा -4x dx। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा y की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -4x²/2 प्लस सम कांस्टेंट आएगा, -4x²/2 सम कांस्टेंट आएगा, और आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/y, ये हो जाएगा 4x²/2 मतलब 2x², माइनस माइनस हट जाएगा तो प्लस 2x², ये कुछ -c आएगा, उसको मैं नया कांस्टेंट लिख लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा c। ठीक है, C1 V1 कुछ ही मान लीजिए, लेट्स से C1 लिख देते हैं, चलो C1 इक्वल टू क्या होगा -c होगा। ठीक है, अब
ये आपका कर्व आ गया, ये आपका क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व है। ये फैमिली ऑफ कर्व क्यों है, ये अलग अलग C1 के लिए अलग अलग कर्व होगा, पर हमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब आपका x 0 होगा तो y क्या हो, 1 हो। उस केस में आपके C1 की एक यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन x इज 0 आपका y 1 है, क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे आप 1/1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस C1, C1 की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी आपका जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो सॉल्यूशन कर्व जो होगा, जो कि पर्टिकुलर कर्व होगा इस केस में, वो होगा 1/y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कर्व आएगा, यानी y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सो ये आपका कर्व है, आप इसको कहीं किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, भले ही ऐसे छोड़ दीजिए, ये भी आपका सही है आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप C1 की तरह छोड़ देते तो ये आंसर होता फैमिली ऑफ कर्व, C1 के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कर्व आते, बट आपने C1 यदि फिक्स कर दिया इस केस के लिए तो आपका वो जो सॉल्यूशन कर्व होगा वो आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम फैमिली ऑफ कर्व निकाल सकते हैं, उस फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर निकाल सकते हैं अगर हमें कोई कंडीशन दी हो कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्व करने की। सो आज के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं हम, और जो मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के वो हम अगली क्लास में करेंगे अब।